इसको कवर भी कर रहे हैं और जो बदलते हुए हालात हैं उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आवाम तक भी पहुंचा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। एक तो ये कि जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 7 बजे अब तलब किया गया है, नोटिफिकेशन आपसे शेयर कर लिया गया है और मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो एक मशावरती अमल जारी है उस हवाले से कोशिश की गई है कि आईनी तरमीम के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंसेंसस डेवलप किया जाए और कोशिश की जा रही है कि एक जमहूरी निज़ाम है और ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें हिस्सा लेती हैं मशावरती अमल के अंदर। तो आपने देखा कि मौलाना साहब के साथ भी बिलावल साहब की भी मुलाकात हुई, आज बिलावल साहब वज़ीर आज़म साहब को भी मिले और ये मुलाकातों का सिलसिला पिछले 2 रोज़ से जारी है, आज भी सुबह से जारी है और अभी भी बिलावल साहब की दोबारा वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो रही है। उससे पहले वो मौलाना के पास भी गए थे। पीटीआई के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात कर ली है। तो देखिए ये नंबर्स पूरे होने के बावजूद और होमवर्क कंप्लीट होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मशावरती अमल है उसको रोका ना जाए और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात का अमल तेज़ी के साथ जारी है और काफ़ी उसमें पेशरफ्त हो गई है। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी मशावरत किसी भी कानून साजी पे आइन के ऊपर जो तरमीम है उस पर नहीं हुई जो अब हो रही है। और जैसे बिलावल साहब ने कल कहा था कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए और हत्तल वसा ये कोशिश की गई है कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दीगर ऑप्शन मौजूद है अपनी जगह पे और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, मगर जो जमहूरी माशरे होते हैं और जमहूरी सोच के जो मालिक लोग होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि मशावरत और कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया जाए। बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और मैं उस पर अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब को मौका दूंगा, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिस पे बात करेंगे। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर आपको पता है कानून तब्दील किया गया, रूल्स को चेंज किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर पहले आईजी करता था और ये सारी जो पॉलिटिकल वर्किंग हो रही थी इस दौरान ही अली अमीन गंडापुर साहब ने आईजी से वो इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए। मकसद क्या था कि इन्होंने लोग अपने बंद किए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर 2 तरह की पहले तरमीम की ताकि पुलिस को मुलव्विस किया जाए सियासी इंजीनियरिंग के अंदर और पुलिस से सियासी काम लिया जाए। आप लश्कर कशी कर रहे हैं, इस्लामाबाद आप आते हैं, आप एससीओ के दौरान कॉल देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या तुक है कि आपने पुलिस के रूल्स को तब्दील करके तो आपने ये कहा कि अब ये वजीर आला जो है ये पुलिस ऑफिसर्स की जिलों में भी पोस्टिंग ट्रांसफर करेगा। मकसद एक ही था कि सियासी तौर पे लोगों को वहां पे अपने कंट्रोल में करना। इन्होंने तमाम लोगों को पंजाब से भी जिनका ताल्लुक था उनको बंद किए रखा, इल्जाम देते रहे जी फलां एजेंसी ले गई, फेडरल गवर्नमेंट ले गई और सारे लोग इन्होंने वहां पे केपीके में बंद किए हुए थे। और जो हमने सियासत के अंदर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल देखा है कि जिस तरीके से आप सरकारी गाड़ियों पर सरकारी क्रेनें लेकर सरकारी अफसरान को लेकर इस्लामाबाद आते हैं, तो क्या ये जब आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं तो क्या आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपका अपना तर्ज अमल क्या है इसके ऊपर? तो ये तो टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यूज किया गया। अच्छा, फिर धमकियां दी गई कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई से किसी ने गद्दारी की, मुल्क से गद्दारी तो मैटर नहीं करती, भी इस पर वैसे बात करेंगे, मुल्क से आप गद्दारी करें, आप फ्योदा के मुजस्समों को मसमार कर दें, आप आईएमएफ को लेटर लिख दें, आप एससीओ को साबोटाज करने की कोशिश करें जो अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी से हुई, उस पर कोई इशू नहीं है। एक मैसेज जारी कर दिया गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई से जो गद्दारी करेगा, जलाओ घेराव करेंगे,
اس کے گھر کا، اس کے کاروبار کا ہر چیز تباہ و برباد کر دیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک ہے، سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈر اس کے بعد ہیں. سیاسی لیڈر کی خوشامد میں اتنا آگے چلے جانا، تو یہ جو دھمکیاں دی ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہوگی اور رہے گی. کوئی جلاؤ گھیراؤ کرے گا، کسی بھی ایم این اے کو انگلی تک لگائے گا، اس پہ پرچے بھی ہوں گے اور عبرتناک انجام ہوگا. یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے. مگر یہ نہ کبھی آئین کو مانا نہ قانون کو مانا. اب یہ جو الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے نمبر پورے، اور اس لیے اب ہر بندہ اٹھ کے الزام لگا رہا ہے کہ جی فسطائیت ہے، لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، فلاں ہو گیا. بھائی اگر لوگ اٹھائے گئے تو آپ 2 دن سے مشاورت مولانا کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں؟ لوگ آ جا رہی ہے، سیاسی گہما گہمی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ جب نمبر پورے ہیں اور پتہ ہے کہ آپشنز موجود ہیں تو یہ الزام تراشی کی سیاست کی جائے اور ایک سیاسی فیس سیونگ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر پورے ہونے کے باوجود ہماری خواہش مشاورت کی ہے، کنسنسس کی ہے، اور کوشش ہے کہ اس کے تھرو ہی اس پروسیس کو چلایا جائے. مگر یہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. جس اکاؤنٹ سے یہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے کبھی زیک گولڈ سمتھ کو بھی کنڈیم کر دیں، کہہ دیں کہ وہ جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، فلسطینیوں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے. وہ نہیں کریں گے، مگر وہ اکاؤنٹ استعمال ہوگا آرمی چیف کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف. بھائی جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑیں؟ آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیں، آگے اپنی بات کریں. بادشاہ صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں مزید بات کر دی ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے، میں تو یہی کہوں گا ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اتفاق رائے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اس ملک کے لیے بہتر ہو رہا ہے، قوم کے لیے بہتر ہو رہا ہے. اور جو اپنے اپنے اداروں میں بیٹھ کے ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد پورے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں ان کی طرف دھیان کرنا ہے. نہ کہ حنیف عباسی کا مقدمہ ہو، شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہو، یا مریم نواز کا مقدمہ ہو، نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہو، بلاول کا ہو، کہ اس کو اٹھا کر تو پھر ہم نے 6 سرخیوں میں اپنا نام کمانا ہے. یہ صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ بہت گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہونے جا رہی ہے. اور جو موقع جس نے مانگا ہے، جس نے مانگا ہے اس کو دے دیا گیا ہے پولیٹیکل فورسز کو کہ وہ جائیں اپنے ہاں جو ہے ہم آہنگی پیدا کریں. اپنے کسی لیڈر سے پوچھ رہے ہیں، اس سے بھی پوچھ لیں، اس کا جواب جو آنا ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. وہ یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن عطا صاحب اگر اجازت دیں وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھی نہیں میں تو نہیں مانتا. جب تک اس ملک میں انتشار رہے گا میری سیاست رہے گی. جب یہ انتشار ختم ہو جائے گا تو میری سیاست کہاں پہ رہے گی؟ تو میں صرف 2 نکات کے اوپر بات کروں گا، اور وہ نکات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ نہیں، بڑے منصوبہ سازی کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. اور وہ منصوبہ سازی کیا ہے کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا جائے، وہ پارلیمنٹ ہو، ایون عدلیہ ہو، اور ایون فوج ہو. اور آج دیکھیں غلطی کوئی کرتا ہے، گالی کس کو دیتے ہیں آپ؟ بڑی بات کی منسٹر صاحب نے زبردست کہ دیکھیں نا، آپ نے گولڈ سمتھ کو تو کبھی برا بلا نہیں کہا. آپ نے اسرائیل کے خلاف اسی فورم پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بانی پی ٹی آئی دے دے تو میں کہوں گا ہاں بھئی اس نے اپنا حق ادا کر دیا. آل پارٹیز کانفرنس میں جو فلسطین کے موقع پہ بلائی گئی سب جماعتیں اس میں شریک ہوئیں، یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. اور اب آپ پورے سوشل میڈیا کے اندر جو باہر بیٹھی جھوٹ کی فیکٹری ہیں وہ کرتی کیا ہیں؟ بات کوئی کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو ابھار کر کہتے کس کو ہیں؟ جناب کوئی خاتون جو ہے 4 گھنٹے شاپنگ میں، اگر کئی شاپنگ مال کے اندر سگنل نہیں آ رہے ہوتے، وہاں چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں اٹھا لیا گیا. پھر کہتے ہیں کہ 12 سال کے بچے کے سینے کے اوپر پتہ نہیں، ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں. یہاں عمر قید مل گئی، یہاں نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا. شہباز شریف حمزہ سب سے زیادہ قید کاٹنے والا شخص تھا، 3 سال تک وہ قید میں رہا، کسی نے اف تک نہیں کی. 3 جیلوں میں ڈالا گیا، 6x6 میں ڈالا گیا، کسی کی چیخیں نہیں. کیا ہمارے بچوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ ہمارے بچوں کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی؟ ان کو پابند سلاسل نہیں کیا گیا؟ FIR نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے بچے جیلوں کے باہر جا کر کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ سب کے بچے. اور شول کیا ہوتا تھا بانی پی ٹی آئی کا؟ اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو، اس کی اگر نہیں بات آتا تو اس کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دو. کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج ایک جو خطرناک کھیل کھیل رہا جا رہا ہے اس کو میں نے اور آپ نے سب نے مل کے ناکام کرنا ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یاد رکھیے گا، یہ جو ماؤں کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں سرحدوں کے اوپر، یہ
किसी की याद में नहीं हो, ये इस मुल्क के लिए होते हैं, आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। वो जो 6 माह की बच्ची ताबूत के साथ लिपट के रो रही होती है, या 2 साल पहले शादी होने वाली बेवा जो है वो ताबूत के साथ रो रही होती है, जो माँ अपने लख्ते जिगर का ताबूत कबूल, ये उन पे मजाक करते हैं, उन पे मीम्स बनाते हैं, उनकी फैमिलीज का मजाक उड़ाते हैं। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि ये खेल क्या खेला जा रहा है। आज अगर मेरा इक़्तिदार नहीं है तो मुझे पख्तूनिस्तान चाहिए, मेरा इक़्तिदार नहीं है तो मुझे बलोचिस्तान नहीं चाहिए, मुझे आजाद बलोचिस्तान चाहिए। ये जो सूरत हाल है, इस इवन कि पंजाबी के अंदर कोई होगा अगर वो ये बात करेगा, सिंधी के अंदर कोई होगा वो ये बात करेगा, नहीं, इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहना है, इंटैक्ट रहना है, सारी इकाइयों ने इकट्ठे रहना है। आप जितनी मर्जी साजिश कर लें, आपका तो ये भी कहना था ना कि पूरे पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए, आपका ये भी कहना था ना इनके लोगों का कि अगर बानी पीटे ही नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं। मुंह में खाक सबके जो भी ये बात सोचे या कहता है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है बैरूनी अकाओं के कहने के ऊपर, इसको इंशाअल्लाह हमारे शोहदा अपने खून से और हम अपने सीनों पे गोलियां खाकर जो है वो कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इन सबको जो है पसपा करके इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे, जैसे मैं 2 चीज़ों पे, मैं एक तो मिनिस्टर साहब को, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस मुश्किल हालात में, इन हालात में भी देखें कि ये कॉल दे देगी कि हम वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। आपको पता ही है कि जितने लोग आए हुए थे उनकी पहली एडवांस टीमें यहां पहुंची हुई थी। क्या उन्होंने ये नोट नहीं किया होगा? क्या उन्होंने ये अपने मुल्कों के अंदर ये पैगाम नहीं दिया होगा कि यहाँ ये होने जा रहा है? लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इस शहर को सजाया गया, जिस खूबसूरती के साथ अपने मेहमानों को रिसीव किया गया, ये 97 के बाद 25 साल के बाद पहली दफा 9 स्टेट ऑफ हेड्स जो थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आए, और उन्होंने सिर्फ खाना खाया और चले नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान को माना, पाकिस्तान की सदारत को माना, और फिर इक्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा करने का हामी भरी। एक ये, और दूसरा, मैं जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने यूएनओ के अंदर फ़लस्तीन के ऊपर अपना स्टैंड और इजराइल के खिलाफ जो बात की, वो मैंने उनको उस दिन भी अता साहब की मौजूदगी में कहा कि ये एक दिन की तकरीर नहीं थी, बल्कि आपका उस दिन से स्टैंड, जिस दिन से इजराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर हमलावर हुआ है, उस वक्त का वजीर आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और इजराइल के खिलाफ अपना वाज़ेह मौक़िफ़, उसका नतीजा था कि जब उन्होंने वो तकरीर की तो वो उनकी तकरीर सारी तकारीर पर हावी हो गई, वो दिल से निकली हुई बातें थी। उसी पे इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। एक एक करके सब कुछ बता दूं। तो देखिए बात ये है, सादक सरजानी साहब वाली हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे पास आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए दीगर ऑप्शंस मौजूद थी, मगर हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि आखिरी हद तक कोशिश की जाए कि ओवरऑल कंसेंसस डेवलप हो जाए, कि तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाएं। किसी से लाख हमारा इख्तलाफ हो या उनका हमारे से इख्तलाफ हो, तो फराख दिली का मुजाहरा किया जा रहा है और एक खुले जहन के साथ इसको आगे लेकर जाया जा रहा है। अगर डेवलप हो जाता है वेल एंड गुड, बिलावल साहब ने भी इस पर बात की। अगर नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली वो ऑप्शंस हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो ताखीर भी हुई है, एक तो तरीके इंसाफ ने खुद लीडर से मिलने से मुझे लगता है कि थोड़ा कतरा रहे थे कि डांट डपट होगी, झाड़ होगी, वो कहेगा कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिस तरह वो आके बढ़ के मारता होता है, तो वो डर रहे थे। उनको तो मेरा ख्याल है हमने बड़ा कन्विंस करके कहा कि जाओ यार जेल मिलाओ, इजाजत हो गई है। मान ही नहीं रहे थे कि इजाजत हुई है, हमने कहा जी इजाजत होगी, जाओ जाके मिलाओ। अब इन हालात के अंदर कुछ ताखीर उन्होंने की, कुछ हमारा ओवरऑल कंसेंसस का एक मूड है। तो देखिए, उसके बाद अगर वसी तर कौमी मफाद के अंदर और ये जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बेहतर समझा गया, तो फिर दीगर ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज की जाएंगे। वो जो एक्सरसाइज होगी आइन और कानून के दायरे में होगी वो एक्सरसाइज। एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक फेक रेप की खबर चलाई, पूरे
पंजाब के कॉलेजेस में आग लगी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये हुकूमत की वीकनेस नहीं है कि आप उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अभी तक बंद नहीं कर पा रहे? कल एक खातून रो रही थी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़ा उन्होंने फिल्टर बहुत अच्छा लगाया हुआ था, मतलब अब बेटी का रेप का वो कह रही थी मेरी बेटी रेप, और फिल्टर आप देखने वाला था, वो 2-3 फिल्टर लगे हुए थे, वो कराची में ट्रेस हो गई हैं और पता लग गया है, उनकी बाकी वीडियोस भी सामने आ गई हैं। ये देखिए, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, देखिए हम जमहूरी जहन के लोग हैं, हम अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ ज्यादा सख्ती करते, आंसू गैस लाठी चार्ज करते, मैं खुद स्टूडेंट लीडर हूँ, मैंने मुशर्रफ दौर के अंदर 1 साल सड़कों पे गुजारा और हमारे साथ ये सारे लोग होते थे, फारूक हबीब और 8-10 और लोग थे जो मेन उस वक्त लीड करते थे। देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हुई है, उसकी फैमिली से अफसोस कर लीजिएगा, आपका मैं नंबर भेज दूंगा, उसकी जान गई है, वो फौत हो गया है, वो 25,000 रुपये मुलाजिम था, वो फौत हो गया है। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए जो कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट थी, कोई कॉलेज था, कोई गेट था, अगर उसको बचाने के लिए रोका गया है, आप उस डीएसपी की वीडियो देखें और सलाम पेश करें जो कह रहा है कि मेरे बच्चों मैं आपके साथ हूं, पुरअमन एहतजाज करो, जो कि किया आपकी राय हो सकती है, मगर किसी स्टूडेंट पे उस तरह का कोई ना मजालिम ढाए गए हैं, ना उस तरह का मामला किया गया है। सोशल मीडिया पे मुनज़्ज़म कैंपेन थी कि किसी तरीके से आग फैलाई जाए पूरे पंजाब के अंदर और स्टूडेंट सड़कों पे आ जाए। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा मुलव्विस थे, वो तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा, मगर जिन अकाउंट से ये फैलाई गई है वो औरत भी ट्रेस हो गई कराची के अंदर फेशियल रिकग्निशन के थ्रू। तो मैं समझता हूँ कि कमजोरी तो नहीं मैं कहूँगा, मगर जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं उनको प्यार से डील करना, हमारे बच्चे हैं, उनको समझाना कि बेटा ये गलत है, ये फेक है, ये हमारा फर्ज है। मगर जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया इस कैंपेन के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो FIR भी कट गई, आगे कार्रवाई भी हो रही है। और चिरागी साहब जब भी अपोजिशन हुकूमत को सपोर्ट करती है किसी भी बिल पे या आईनी तरमीम पे, तो कुछ ना कोई डिमांड भी करती है, तो क्या तहरीक इंसाफ आपसे कुछ NRO टाइप डिमांड कर रही है, जिसकी कुछ खबरें हैं कि खान साहब के केसेस के हवाले से या बाकी मामला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि केसेस तो अदालतों के अंदर हैं, वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो तोशा खाना हो, वो साइफर, जितने केसेस हैं उस हवाले से 190 मिलियन पाउंड तो तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल है, और वो बंद लफाफे का स्कैंडल है जिन्होंने किया था। कुछ मुल्क से बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें सरे फहरिस्त मिर्जा शहजाद अकबर साहब हैं, जो यहाँ बैठ के लोगों की माओ बहनों को जेलों में डाला करते थे। मैंने कहता था कि इसने भाग जाना, तुम लोग रह जाओगे, और अब वो मेरे से मुत्तफिक हैं, वो कहते हैं आप ठीक कहते थे उस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कोई कौमी मुजरिम किसी को NRO नहीं दिया जाएगा, बल्कि मेरा तो ये भी मुतालबा है, और ये हम समझते हैं, इसको मानते हैं कि अदालतों में जो 9 मई के केसेस हैं उनको जल्द से जल्द मंतकी इंतजाम तक पहुंचाया जाए। जी साहब ये बताएं कि आज वज़ीर आज़म हमारे पास नंबर पूरे नहीं, तो क्या सकते हैं जो वफाकी कमीना का इजलास है वो बार-बार मौखर क्यों हो रहा है? इत्तेफाक के राय के लिए। अब इतने मेंबर साहब ने भी कहा जो कि हुकूमत को क्या पड़ी है कि बार-बार जो है कि रातों-रात क्यों? देखिए, हम जमहूरी जहन के लोग हैं, हम समझते हैं कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाना चाहिए, और इजलास देखें बिल्कुल बुलाया गया, एक दो बार मुलतवी भी हुआ, वो इसीलिए हुआ कि मौलाना के साथ बाकी सियासी जमातों के साथ मजीद बातचीत करके इसको फाइन ट्यून कर लिया जाए। रोज रोज आईनी तरमीम नहीं होती, ये तारीख साज मौके होते हैं जिसको हम सब विटनेस कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, हो जाएगा वेल एंड गुड, वरना आज शाम काबीना का इजलास जो है वो भी हो जाएगा। पैदा नहीं होता तो क्या जो परसों से जो मुसद्दा चल रहा है वो फिर पेश किया जाएगा या वो ओरिजिनल पीए मेरे वाला मुसद्दा? देखिए, अभी मुसद्दे पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ब्रीफ किया है, जो दौराना हुआ हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान का, बड़ी तफसील से उन्होंने बात की है। मुसद्दे के ऊपर लॉ मिनिस्टर इस पर बात भी करेंगे, मीडिया से फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात करेंगे, और कोशिश की जाएगी कि तमाम शिकें जो हैं वो आवाम के सामने रखी जाएं, वो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हों, वो दीगर मामलात हैं मुल्क के अंदर सूबाई हुकूमतों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से या बाकी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसके अंदर लाई जा रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इत्तेफाक राय पैदा करके तो वो मुसवदा जो फाइनल होता है वो मीडिया के थ्रू भी और ख़ुद भी उसको जो है आवाम के सामने लाया जाए। ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म का दौराना हुआ है, तो आपके कितने लोग आए हुए थे? क्या हुकूमती इताअत में से कुछ लोग आए भी हैं? हमारे तो लोग मुकम्मल तौर पे सारे यहाँ मौजूद हैं, और ब्रेकिंग आपको देते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली की बिल्डिंग में पहुँच जाएंगे, और दोनों जो हैं वो लाहौर से चल पड़े और दोनों जो हैं वो इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो हमारे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं,
میاں نواز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, دونوں کی آمد بھی متوقع ہے, ان سے بات بھی ہوئی ہے, وہ آ رہے ہیں, رستے میں ہے, روانہ ہیں. تو حکومت کے جو پورا اتحاد ہے, تمام نمبر پورے ہیں اور تمام پارٹیوں اس پر بڑی کانفیڈنٹ. لاسٹ کوشچن شاکر عباسی صاحب کا. پاکستان میں کام کرنے والے تمام صحافیوں کے کسٹوڈیم بھی ہیں. کچھ جو اس ایک خبر کے ساتھ لوگوں کے جو نام آئے اس میں صحافیوں کے نام بھی میرے شامل ہیں. تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کے جو اختلاف کرنے والے صحافیوں کو بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ رگڑا دیا جا رہا ہے. بینگ اے کسٹوڈین ہم آپ سے دیکھیے, میں تو بالکل میں دل و جان سے حاضر ہوں اور میں کبھی بھی, دیکھیے میرا کبھی بھی کسی صحافی سے نہ کوئی تلخی والی بات رہی ہے, نہ میں کسی کے نظریات کی وجہ سے اس کے خلاف ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر صحافی کی خوشی غمی میں شریک ہوں بذات خود. کسی کو کوئی مشکل آ جائے, آپ یقین مانیں میں یہاں سے گزر رہا ہوتا ہوں نا, کے پی کے ہاؤس کے باہر جو لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے, میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی میں لک آفٹر کروں. وہ جس مرضی بیٹ کے ہوں, وہ میری بیٹ کے ہیں نہیں ہیں, پی ایم بیٹ کے ہیں نہیں ہیں, پی ایم ایل این کے ہیں نہیں ہیں, وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اکثر گرمی کے موسم میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے جو بھی ان کے لیے اچھا ماحول وہاں پیدا کر سکوں وہ کروں. اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا اور وہ اس میں امپلیکیٹ ہو گئے ہیں, آپ مجھے بتائیے, میں ان کے لیے آواز بھی اٹھاؤں گا, بھرپور کردار بھی ادا کروں گا. اور میں آزادی صحافت کے لیے, اپنے صحافی بھائیوں کے لیے میں ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہوں. آپ مجھے تفصیلات فراہم کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو.